हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो बेटा आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल। सबसे पहले हम उनके बारे में पढ़ेंगे जो कि एनिमल्स को डिसीज़ कॉज करते हैं। ठीक है। तो सेवरल डिसीजेस, कुछ ऐसी डिसीज़ होती हैं जो कि कॉज होती हैं ना कि केवल आपके ह्यूमंस के अंदर, जबकि प्लांट्स के अंदर भी होती हैं, बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स, कुछ एनिमल्स के अंदर भी होती हैं। जैसे कि आपका एंथ्रेक्स जो होता है, ऊपर वाला पैराग्राफ में यहाँ पर हम देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमारी कहीं पे रीडिंग चल रही है, ये इस वाले हिस्से में। तो एंथ्रेक्स पे आप ध्यान देना। तो एंथ्रेक्स इज़ अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिसीज़, यानी कि जो एंथ्रेक्स है वो आपकी ह्यूमंस के अंदर भी हो सकती है और कैटल्स के अंदर भी, यानी कि जानवरों के अंदर भी हो सकती है जिन्हें हम रेयरिंग करते हैं। डिसीज़ कॉज बाय द बैक्टीरिया, यानी कि एक बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। फूट एंड माउथ डिसीज ऑफ द कैटल कॉज बाय द वायरस, यानी कि एक ये बीमारी का नाम है फुट एंड माउथ डिसीज, जो कि कॉज की जाती है किसके द्वारा, एक वायरस के द्वारा। ठीक है। थोड़ा सा रॉबर्ट कोच के बारे में जान लेते हैं। ये जो रॉबर्ट कोच हैं, इन्होंने 1876 में डिस्कवर किया था बैक्टीरियम को, जो कि बैसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है, एंथ्रेसिस विच कॉज दी एंथ्रेक्स डिसीज, यानी कि इन्होंने बताया था कि जो एंथ्रेक्स डिसीज है वो बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रेसिस के द्वारा की जाती है। ठीक है। आगे बात करते हैं डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट। तो हमने अभी जो एनिमल्स हैं वो कवर कर लिए। प्लांट्स के अगर हम देखते हैं रिगार्डिंग, कुछ जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारी डिसीज कॉज करते हैं, जैसे कि आपका वीट के अंदर हो गया, राइस के अंदर हो गया, पोटैटो के अंदर हो गया, शुगर कैन, ऑरेंज, एप्पल एंड मैनी मोर। ठीक है, बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं। द डिसीज रिड्यूस टू द यील्ड क्रॉप, यानी कि असर क्या दिखता है हमें, जो हमारी फसल की यील्ड होती है, यानी कि अब मान लीजिए हमारी छोटी सी अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे माने तो हमारी 100 केजी होनी थी फसल, लेकिन हो पाई केवल 40 या 60 केजी। तो ये क्या है, प्रोडक्शन में हमारा रिड्यूस हो गया है। ठीक है। तो यानी कि प्रोडक्शन को अफेक्ट करती है। तो टेबल 2.2 के अंदर हम देखेंगे, फॉर सच प्लांट डिसीज दैट कैन बी कंट्रोल बाय दी जो है आपके यूज फॉर दी सर्टेन केमिकल टू किल दी माइक्रोब्स। ठीक है। तो इनके लिए हम अलग अलग तरीके से, अब पहले इनके इस टेबल 2.2 में देख लेते हैं। कुछ हमारे प्लांट डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके बारे में देखते हैं, जैसे कि आपका सिट्रस कैंकर, जो कि एक बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, ये एयर के द्वारा जो है ये फैलता है। ठीक है। नेक्स्ट है रस्ट ऑफ वीट, यानी कि जो वीट के अंदर घुन लगना जिसे हम बोलते हैं, तो ये फंगस के द्वारा किया जाता है। ये भी आपका एयर के द्वारा और सीड्स के द्वारा, यानी कि एक सीड से दूसरे सीड में जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। फिर आपका येलो वेन मोजाइक, जो कि हमारी भिंडी के अंदर होती है, जिसे हम ऐसा बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, जो भिंडी है वो कानी है। तो ये जो है वायरस के द्वारा किया जाता है। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है इंसेक्ट्स होते हैं, यानी कि इंसेक्ट्स आप देख सकते हैं, इट कैन बी आइदर द जो आपकी हाउस फ्लाई होती हैं नॉर्मली, और या फिर जो फसलों के ऊपर बैठने वाली टिड्डी वगैरह जो होती हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इनके अंदर आ जाएंगी। ठीक है। यूज़ ऑफ द सर्टेन केमिकल्स टू किल द माइक्रोब्स, यानी कि हम ये इन माइक्रोब्स को किल करने के लिए कुछ जो है केमिकल्स का यूज़ करते हैं, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, अभी ऊपर हम वीडीसाइड पढ़ के आए थे। अब ये जो है हमारे पेस्ट हैं, तो इनके लिए पेस्टिसाइड यूज़ किए जाएंगे। ठीक है। फिर है हमारा फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग यानी कि जो बूझो है, अभी हमारी कहानी चल रही है, उसे इनवाइट किया गया था अपने फ्रेंड के द्वारा पार्टी पर खाने के लिए, और जो फूड स्टफ था उसने उसे खा लिया। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वोमिटिंग, घर पहुंचते ही उसे उल्टी होना स्टार्ट हो जाती हैं और उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है। और डॉक्टर जो है उसे बताता है कि आपका ये जो परेशानी हुई है आपको फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई है। ठीक है। तो फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ द फूड स्पॉइल, यानी कि जब आप खराब हुए खाने को खा लेते हैं तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपके बॉडी के अंदर चले जाएंगे, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो वहाँ पर ग्रो
ऑन योर फूड समटाइम प्रोड्यूस दी टॉक्सिक सब्सटेंस। तो जो आपने ख़राब खाना खाया था उसके ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उगे हुए थे उन्होंने कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज किए जो कि आपके स्टमक के अंदर चले गए, जिसकी वजह से आपको ये जो है प्रॉब्लम हो गई। ठीक है। एंड फूड मेक द पॉइजनस कॉजिंग दी सीरियस इलनेस और इवन दी डेथ। जो फूड पॉइजनिंग है इससे जो है आपको इतनी परेशानी हो सकती है या फिर इट कैन कॉज यू टिल दी डेथ, यानी कि आपकी जो है मौत भी हो सकती है। ठीक है। आगे क्या है, सो दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट वी प्रिजर्व द फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम दी बीइंग स्पॉइल, यानी कि हमें ये जो हमारा खाना होता है इसे ख़राब होने से बचाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, अब फूड को बचाने के लिए हम किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे उसे हम बोलेंगे फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है। तो जैसे कि हम चैप्टर 1 में पढ़ के आए थे, हमने देखा था लास्ट में जो है हम स्टोर करने के तरीके देख रहे थे, तो इसमें जो है फूड प्रिजर्वेशन के बारे में देखते हैं। हमने जाना था जो मेथड होते हैं प्रिजर्व करने के, फूड को स्टोर करने के, ग्रेन्स को। ठीक है। तो इसी तरीके से अब हम इनके अंदर भी देखेंगे ताकि जो फंगस है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो जो हैं हमारे खाने को बर्बाद ना कर सकें। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें केमिकल मेथड्स पर, यानी कि फूड प्रिजर्वेशन के केमिकल मेथड्स पर, जो हमारे सॉल्ट्स होते हैं, ईडिबल ऑयल्स होते हैं, इन्हें जनरली केमिकली यूज़ किया जाता है माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकने के लिए, जैसे कि देयरफॉर आर कॉल्ड दी प्रिजर्वेटिव्स। आपके वी ऐड दी सॉल्ट और एसिड्स टू प्रिजर्व दी पिकल। आपने देखा होगा घरों में जब हम क्या करते हैं, जो अचार वगैरह डालते हैं तो उसके अंदर क्या डालते हैं, अगर सूखा बनाया है तो या तो नमक ऐड करते हैं या फिर जो है हमारा ऑयल ऐड करते हैं। ऑयल जब तक उसमें रहेगा तो उसमें फंगस नहीं लगता है, जितना भी हमारे पिकल्स वगैरह होते हैं। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटासल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स, ये इन्हें बोला जाता है। जब हम क्या काम करते हैं, जो हमारे मुरब्बे वगैरह डालते हैं ना, सेब का और जो आंवले वगैरह का होता है, तो उसमें भी जो है हम इन्हीं प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करते हैं। ठीक है। दीज आर ऑल्सो यूज इन जैम, जो जैम वगैरह होते हैं, किसान जैम एंड ऑल, तो ये जो आते हैं ये इसी तरीके से जो है इन्हें ख़राब होने से बचाते हैं, टू चेक देयर स्पॉइलेज। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, नमक के द्वारा किस तरीके से करते हैं, तो नमक जो है ये फिशेस वगैरह में लगाया जाता है। जैसे कि जो आप जो फिशरी वगैरह करते हैं, तो जब वो फिश को कट करते हैं तो उसके बाद उसमें सॉल्ट और आइस दोनों को लगा देते हैं ताकि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ ना हो सके। जो मीट और फिश होती हैं उन्हें सॉल्ट के द्वारा कवर कर दिया जाता है बैक्टीरिया से बचाने के लिए। और जो आपका सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज इन प्रिजर्वेशन ऑफ आंवला, यानी कि जो आंवला होता है उसे जो है स्टोर करने के लिए इसमें यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो रॉ मैंगोज होते हैं और टर्मेनिट्स, ठीक है, तो इनको प्रिजर्व करने के लिए आपका सॉल्ट का यूज़ किया जाता है। अगर शुगर की बात करें तो आपका जो जैम होते हैं, जेलीज होते हैं, इनको प्रिजर्व किया जाता है शुगर के द्वारा। जैसे कि हमारे क्या होगा, रिड्यूस दी मॉइस्चर, ये इनमें से जो है मॉइस्चर को निकाल देते हैं किसी भी तरीके से। हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, एक तो जो हमारा एयर और दूसरा है मॉइस्चर, जो हमारी नमी वाली जगह होती है तो वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते ही करते हैं, तो इन्हीं चीज़ों को हमें रोकना है। तो यहाँ पर जो हम शुगर ऐड कर देंगे, सॉल्ट ऐड कर देंगे या फिर ऑयल ऐड कर देंगे, तो इनमें से इन दोनों का जो कांटेक्ट होता है मॉइस्चर का और जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसका, तो कट हो जाता है, तो इस वजह से वो प्रिजर्व हो जाते हैं। प्रिजर्वेशन बाय दी ऑयल एंड विनेगर, यानी ऑयल और विनेगर्स का हम यूज़ करते हैं हमारे जो अचार वगैरह होते हैं उन्हें ख़राब होने से बचाने के लिए। एंड कैन नॉट लिव इन एनवायरनमेंट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जो हमारे फ्रूट्स होते हैं, फिश होते हैं, मीट होते हैं, इन्हें भी इसी तरीके से प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, यानी कि गर्म करेंगे और अचानक से ठंडा कर देंगे। ठीक है, इसे पैस्चराइजेशन भी बोला जाता है। जैसे कि यू हैव ऑब्जर्व दैट, आपने देखा होगा हमारे घरों में क्या किया जाता है, दूध को स्टोर करने से पहले हम क्या करते हैं, उसे पहले गर्म कर देते हैं और फिर उसके बाद उसे फ्रिज में रख देते हैं ताकि वो ख़राब ना हो सके। ठीक है, तो पैस्चराइजेशन क्या होता है, वाई मिल्क इज दैट कम्स फ्रॉम दी पैकेट्स नॉट स्पॉइल, यानी कि जो पैकेट्स के अंदर आता है वो ख़राब क्यों नहीं होता, क्योंकि उसे बोला जाता है पैस्चराइज। अब पैस्चराइजेशन क्या होता है, पैस्चराइजेशन मिल्क कैन बी कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग, यानी कि उसे बिना उबाले ही कंज्यूम किया जा सकता है। ये हार्मलेस होता है, यानी कि हार्मफुल जितने बैक्टीरियाज होते हैं वो इसमें से निकल चुके होते हैं। जो मिल्क है उसको क्या किया जाता है, पहले 70 डिग्री सेल्सियस पर
गर्म किया जाएगा 15 से 30 सेकंड तक, और फिर सडनली उसका जो है टेम्परेचर घटा दिया जाएगा, बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बाय इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से जो आपकी ग्रोथ होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वो रुक जाएगी। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये डिस्कवर की गई थी लुईस पैस्चर के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए लाइन आई है, दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय द लुईस पैस्चर एंड सच इज कॉल्ड द पैस्चराइजेशन। ठीक है, आगे हमारा स्टोरेज एंड पैकिंग। देर आर 3 ड्राई फ्रूट्स और इवन दी वेजिटेबल्स जो हैं हम देखते हैं सोल्ड इन दी सील्ड एयर टाइट। देखते हैं हम 2 तरीके के सामान होता है, एक तो एक के अंदर नाइट्रोजन हमारी फिल्ड होती है, और दूसरा इस तरीके का होता है जो कि हमारा जितनी भी एयर प्रोडक्ट के अंदर होती है वो निकाल दी जाती है, जिसे वैक्यूम पैकिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम प्रिवेंट कर सकते हैं माइक्रोब्स के अटैक को। आगे जो लास्ट टॉपिक रहेगा ये रहेगा हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसे भी हम कवर कर लेते हैं। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो क्या काम करते हैं, वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हो गया हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया। लास्ट जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने पूछा भी था और एक स्टूडेंट का सही जवाब भी आया था, तो आप भी इंगेज रहें और मेरे द्वारा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका कमेंट सेक्शन में जो है जवाब दें। ठीक है, तो आगे क्या है हमारा, जो इन्हें बोला जाता है लेगुमिनस प्लांट, जैसे कि हमारे पल्सेस हो गए। अब ये जो आपके बैक्टीरिया होते हैं जो राइजोबियम है, ये रूट नोड्यूल्स के अंदर रहते हैं, यानी कि आप जब दालों की जड़ों को निकाल के देखोगे तो उसमें आपको पिंक कलर की छोटे छोटे से बबल्स दिखाई देंगे, उसके अंदर जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, वहीं पर जो है आपका राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। ठीक है, सच एज बीन्स, जैसे आपके बीन्स होते हैं, किडनी बीन एंड ऑल, जो आपकी पीज होगी, आपकी मटर वगैरह हो गई, with which it has the symbiotic relationship. Sometimes the nitrogen get fixed through the air of the light, but you know that the amount of the nitrogen, यानी कि जो हमारी नाइट्रोजन है उसकी अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होती है एटमॉस्फेयर के अंदर। कई बार ये जो हमारी लाइटनिंग होती है, बिजली जो कड़कती है, उसकी वजह से क्या होता है, ये हमारी नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है, और दूसरी तरफ जो हमारी एटमॉस्फेयर में ही कई तरीके से कांस्टेंट रूप से बनी रहती है। हाउ वंडर टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट सेक्शन। तो चलिए हम कोशिश करते हैं नाइट्रोजन साइकिल को समझने की। ज़्यादातर हमारा 78% जो नाइट्रोजन है वो हमारा एसेंशियल होता है, एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स टू दी ऑल ऑर्गेनिज्म, सभी ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। किस लिए, एक तो आपका प्रोटीन्स बनाने के लिए, क्लोरोफिल के लिए, न्यूक्लिक एसिड्स के लिए और विटामिन के लिए। ठीक है, द एटमॉस्फेरिक जो हमारा क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, उसे डायरेक्टली कंज्यूम नहीं किया जा सकता प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा, इसलिए हम जो हैं कुछ सर्टेन बैक्टीरियाज की हेल्प लेते हैं, या फिर जो एल्गी है इनकी हेल्प लेते हैं, जैसे कि आपका बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि क्या काम करते हैं, हमारे सॉइल के अंदर फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेकर। ठीक है, एटमॉस्फेयर से फ्री नाइट्रोजन को लेंगे और उसे कंपाउंड्स के अंदर बदल देंगे। आगे क्या रहेगा, वंस द नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू द यूजेबल कंपाउंड, यानी कि जैसे ही हमारा जो नाइट्रोजन है वो यूजेबल कंपाउंड्स के अंदर बदल जाएगा, उसे यूटिलाइज किया जाएगा आपका प्लांट्स के द्वारा, जो कि सॉइल के रूट्स, जो आपके सॉइल के प्लांट की रूट होती हैं उसके अंदर होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन इज यूज बाय द सिंथेसिस ऑफ द प्लांट टू मेक दी प्रोटीन्स, यानी कि जो आपके प्लांट्स होते हैं वो यूज करेंगे सबसे पहले उसे प्रोटीन बनाने के लिए। तो जैसे ही वो जो प्रोटीन है वो बनकर तैयार हो जाएगी, उसे एनिमल्स खाते हैं। ठीक है, तो एक तरफ हमारी सबसे पहले बनी थी प्लांट प्रोटीन जो प्लांट्स ने यूज कर ली, उसके बाद जब ह्यूमंस या फिर एनिमल्स ने उसे फीड किया तो वो बदल जाती है आपकी एनिमल प्रोटीन्स के अंदर। ठीक है, और अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स के अंदर। When the plant and animal die, जब कभी भी जो प्लांट और एनिमल्स जो हैं ये दोनों मर जाते हैं, तो जो आपके बैक्टीरिया और फंगस होते हैं सॉइल के अंदर, वो उसे जो आपका नाइट्रोजन वेस्ट होता है उसे नाइट्रोजन कंपाउंड के अंदर वापस से कन्वर्ट कर देते हैं, और जिसे जो प्लांट है उसमें से कंज्यूम कर लेते हैं दोबारा से नाइट्रोजन को। एंड सर्टेन जो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या काम करेंगे, कन्वर्ट कर देते हैं कुछ पार्ट ऑफ नाइट्रोजन को वापस से एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। ठीक है, तो
जो आपके ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं इन्हें बोला जाता है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज, ठीक है। एज अ रिजल्ट परसेंटेज ऑफ द नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कांस्टेंट, ताकि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का लेवल है वो थोड़ा बहुत ऊपर, बहुत ही माइन्यूट लेवल पर तो फ्लक्चुएट कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये आपकी नाइट्रोजन साइकिल है, जहां पर देख सकते हैं आप सबसे पहले क्या है आपका एटमॉस्फेयर के अंदर जो है नाइट्रोजन है, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ है, एक तो लाइटनिंग हुई है हमारी, उसके बाद में नाइट्रोजन फिक्सेशन की जाती है बैक्टीरियाज के द्वारा और आपके ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा। द बैक्टीरिया जो है वो हमारे फिक्स कर देंगे, जिसकी वजह से जो आपका कंपाउंड है वो सॉइल के अंदर पहुंचेगा और सॉइल में से इसे जो बैक्टीरिया टर्न कर देंगे नाइट्रोजन को या तो फ्री प्रोडक्ट्स के अंदर, या फिर ये कंज्यूम कर लिया जाएगा प्लांट्स के द्वारा, प्लांट्स प्रोटीन बनाने के लिए। फिर उसमें से जो एनिमल हैं वो प्रोटीन ले लेंगे और फिर जब वो मरेंगे तो नाइट्रोजीनस वेस्ट वगैरह जो हमारा एक्सट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो बन के तैयार हो जाएंगी और जितना भी एक्सक्रीट जितना भी मटेरियल होगा यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम द एक्सक्रीशन एंड डेथ। तो ये जो है हमारा वापस से डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज के द्वारा जो है एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाएगा, या फिर जो आपके बैक्टीरियाज और फंगस होते हैं ये नाइट्रोजीनियस कंपाउंड के अंदर इन्हें कन्वर्ट कर देंगे, जो कि यूज कर लिए जाएंगे वापस से किसके द्वारा, आपके प्लांट्स के द्वारा, ठीक है। इसके बाद में ये जो चैप्टर है ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। क्लास मेरी तरफ से आपके 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो आगे 3rd चैप्टर के लिए बने रहिए इसी मेरे चैनल के साथ में, और आप जो है इसी जितने भी मेरी वीडियोस हैं इनको अपने और जो रिश्तेदार हैं या फिर जो भी आपके रिलेटिव्स हैं जो कि आपके भाई बहन पढ़ते हैं उन तक भी पहुंचाइए, ताकि वो भी इन वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।